हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मोहम्मद नवाज। तो बताओ भाई, टाइटल ही बता दे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन प्रोग्रेस थ्रू माई लेंस। तो ये भाई बड़ी रिकमेंडेड वीडियो है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी यूट्यूबर है, फेस पे कुछ लगा के वीडियो अपलोड की है, क्योंकि वीडियो काफी सच्चाई दिखाती है। और कुछ लोग ऐसे डर की वजह से वो असली सच्चाई जो दिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन हम तो भाई अपना असली चेहरा दिखा के सच्चाई दिखा देते हैं इधर। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। हम लोगों ने बचपन में एक बुक पढ़ी है जिसका नाम होता है सोशल स्टडीज़। पाकिस्तान में ये किताब क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ाई जाती है और मुझे उम्मीद है कि इतना ही अरसा तकरीबन ये इंडिया में भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इसका एक रेप्लिकेट बुक होती है जिसका नाम होता है पाक स्टडीज़, यानी या कि पाकिस्तान स्टडीज़। अब इन बुक्स का मकसद क्या होता है? इन बुक्स का मकसद ये होता है कि जिस कंट्री में लिखी जाए उस कंट्री को ये ब्यूटीफाई करें जहाँ तक हो सके। पाकिस्तान में जो किताब लिखी गई है पाक स्टडीज़ की या सोशल स्टडीज़ की जो हमने पढ़ी है, उसके अंदर लिखा होता है कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, किस तरह स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान आगे निकल गया, किस तरह पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, किस तरह पाकिस्तान 3 जंगें जीता इंडिया से, 1965 की, 71 की और 1999 की, और किस तरह बांग्लादेश में कुछ गद्दार लोगों ने वो मुल्क ही हमसे अलग करवा दिया। लेकिन क्या ये सब कुछ रियलिटी है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी बहुत स्लोली इंसान को समझ आती है और ये इजीली समझ नहीं आती, क्योंकि हमने अपनी सियासत का आगाज़ तकरीबन उस सोशल स्टडी की बुक से ही किया होता है और हमारे जहन के अंदर वो चीज़ें मजबूती के साथ बैठी होती हैं। 2018 के अंदर मैं चाइना गया और मेरे साथ मेरे बहुत से इंडियन दोस्त भी बन गए वहाँ पे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि हर 1 साल के बाद मेरी करेंसी डाउन हो रही थी और मुझे जो RMB था, जो चाइना की करेंसी है, वो महंगी मिल रही थी। यानी कि जब मैं 2018 में चाइना गया तो मुझे 17 रुपये में 1 RMB मिल रहा था, इंडियंस को 10 रुपये में मिल रहा था। 5 साल के बाद मुझे 40 रुपये में मिलना शुरू हो गया, जबकि इंडियन को वही तकरीबन 11 रुपये में मिल रहा था। यानी कि हर साल के बाद मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले में डाउन हो रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद इकॉनमी में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। फिर उसके बाद एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया विज़िट किया और उसका बहुत धूमधाम से रिसेप्शन हुई और वो बड़ी खुशी से इंडिया गया। मैंने कहा ओके, अब वो पाकिस्तान भी जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान पूरी तारीख हिस्ट्री के अंदर जो हमने अपनी सोशल स्टडीज़ में पढ़ी थी उसमें तो यही था कि इंडिया रशिया का दोस्त है जबकि अमेरिका पाकिस्तान का। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो पाकिस्तान विज़िट ही नहीं किया, जबकि 1959 से 2006 तक हर बार जब US प्रेसिडेंट ने विज़िट किया तो उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों का विज़िट करते थे। और वो पाकिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि जो इंडिया था वो तो रशिया के साथ मिला हुआ था। तो और इंडिया की जो इकॉनमी थी वो भी इस तरह ओपन नहीं थी जिस तरह अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ चाहते थे, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के अंडर थी, जबकि जो इनफॉर्मल इकॉनमी थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन वो इतनी मजबूत ही नहीं थी। और शायद इसी वजह से इंडिया उस दौर के अंदर इतनी तरक्की भी नहीं कर सका था, क्योंकि उस दौर के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वाकई आगे था। तो जो अमेरिकन थे वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि 1971 के अंदर जब उससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मसले चलना शुरू हुए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, तब कई कंट्रीज़ ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान पर नज़र रखें, लेकिन अमेरिका ने कहा मैं नज़र नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर का जो था प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता था इंडिया को। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था हेनरी किसिंजर, उसने तो इंदिरा गांधी और इंडियंस के बारे में बहुत बुरी बातें की हैं, जो आप पढ़ भी सकते हैं, जो बाद में लीक भी हो गई। तो वो उस टाइम इंडिया को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देते थे, पाकिस्तान को देते थे। लेकिन अब रियलिटी डिफरेंट थी। मैंने पढ़ा कि बराक ओबामा ने भी इंडिया विज़िट की है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया विज़िट किया, फिर जो बाइडन जब आया तो उसने भी पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल तक नहीं की। हम तो कई अरसा इंतजार करते रहे कि वाइस प्रेसिडेंट हमें कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कॉल भी नहीं की। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारतखाने में एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वज़ीर आज़म को अमेरिकी सदर का फ़ोन न करना समझ से बालातर है। इवन कि उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कहा कि मुझे लगता है कि ये दुनिया में मोस्ट डेंजरस नेशन है।
जबकि इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत खुशी से राय दी, अच्छी राय दी, और इंडियन के साथ लोग बहुत अच्छे थे। मगर उनकी कॉल ना करने की वजह भी थी। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की इमदाद पे बैठा रहा। पाकिस्तान ने ख़ुद इतनी ज़्यादा तरक्की की भी नहीं थी सारे अरसे में। उसको लगता था कि अगर उस पर अटैक होगा तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, और अगर उसको पैसों की ज़रूरत होगी तब भी ये सारे मुल्क उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। और वही चीज़ पाकिस्तान के जिस्म के अंदर अब तक बैठी हुई है, जिसको हमेशा यही लगता है कि मेरे दोस्त मेरी मदद कर देंगे तो मुझे खुद तरक्की करने की क्या ज़रूरत है। आज भी पाकिस्तान सऊदी अरब, चाइना और इन कंट्रीज़ पे बैठा हुआ है। उस टाइम भी पाकिस्तान इन्हीं सारे कंट्रीज़ पे बैठा हुआ था कि ये मेरी मदद कर देंगे। लेकिन जो ही अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, उन्होंने पाकिस्तान को कॉल तक नहीं की, विज़िट करना तो दूर की बात है। लेकिन इंडिया का जो ताल्लुक़ था रशिया से वो डिफरेंट था। इंडिया इस तमाम अरसे के अंदर ख़ुद भी तरक्की करता रहा। शुरू में तो उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई क्योंकि जो उसकी इकॉनमी थी वो कैपिटलिस्ट नहीं थी इतनी ज़्यादा, बल्कि वो थोड़ी बहुत सोशलिस्ट टाइप थी कि हुकूमत के अपने कंट्रोल में सारी बड़ी इंडस्ट्री थी और सारे बड़े शोबे हुकूमत के कंट्रोल में थे। लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ कि उससे हुकूमत की जो थे इंडस्ट्रीज़ और हुकूमत के जो सेक्टर्स थे वो इनफिल्ट्रेट कर गए पूरे कंट्री के अंदर। तो बाद में जब इकॉनमी कन्वर्ट हुई कैपिटलिज्म के अंदर, तकरीबन ओपन इकॉनमी के अंदर, तो उसका हुकूमत को ये फ़ायदा हो कि ऑलरेडी उसके सेक्टर्स मौजूद थे पूरे कंट्री के अंदर, उन्होंने अच्छी तरह इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। तो इंडिया और जो रशिया का रिलेशनशिप था वो तो म्यूचुअली बेनिफिशियल था। दोनों को जब फ़ायदा होता था तो वो काम करते थे। पाकिस्तान और अमेरिका का इस तरह का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि पाकिस्तान डिपेंडेंट हो गया था अमेरिका पे। आज तक ये कई कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। फिर एक और रियलिटी भी मेरे सामने ब्रेक हुई। जो ही पाकिस्तान के अंदर इस अरसे के अंदर सर्दियाँ आना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर गैस नहीं होती। सबको पता है कि 2009 के अंदर 2009 के अंदर पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा दी थी, लेकिन अमेरिका ने बाद में सैंक्शन लगा दी ईरान पे कि आप ईरान से कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना ही तेल ना ही गैस। लेकिन इंडिया, जिसने ईरान के साथ ना कोई गैस पाइपलाइन है, ना तेल के लिए कोई डायरेक्ट तेल आ सकता है क्योंकि बॉर्डर कनेक्ट नहीं है, इंडिया की अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी कि अमेरिका ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप ईरान से ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान, जिसके पास गैस है ही नहीं, जिसके लोग रात को ठंड में सोते हैं, उसको अलाउ नहीं किया कि आप ईरान से गैस खरीदें, इंडिया को अलाउ कर। मैं इंडियन स्टूडेंट्स को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको अक्सर बताया करता था कि यार लंदन का जो मेयर है सदीक खान, वो तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं बल्कि बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो कुछ ही अर्से बाद एक और न्यू खबर आ गई। इंडियन ने मुझे आके बताया कि भाई यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है इंडियन बन गया, ऋषि सुनाक, और उसके अलावा उनकी होम मिनिस्टर भी इंडियन बन गई है। मतलब यूके तो अब तकरीबन चला ही इंडियन रहे हैं। मैंने कहा लो जी, मतलब सिर्फ लंदन का मेयर था पाकिस्तानी, अब तो पूरा यूके तकरीबन इंडिया के हवाले हो गया, इंडियंस के हवाले हो गया। मैंने कहा सही है। मेरे जो इंडियन दोस्त है वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो आप सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो गूगल, इसका CEO भी इंडियन है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो इसका CEO भी इंडियन है। IBM का CEO भी इंडियन है। जो आप ट्विटर चला रहे हो उसका भी CEO इंडियन है। अडोब फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हो उसका भी CEO इंडियन है। तो मैंने कहा यार ये इंजीनियरिंग और IT के अंदर कितने ज़्यादा इंडियन है। तो उन्होंने मुझे ग्राफ शो किया 2007 का कि अमेरिका के अंदर 13% जो न्यू स्टार्टअप्स थे सिलिकॉन वैली के अंदर, उनके CEOs इंडियन थे। 13%, हालांकि इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर 1% से भी कम थी और 13% स्टार्टअप्स के अंदर वो थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक और ग्राफ था जहाँ 26% जो थे बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन CEOs, 26% इंडियन थे, बाकी सब जो थे चाइना और बाकी कंट्रीज़ के वो बहुत नीचे थे। मैंने कहा मतलब IT के मैदान में तो इंडिया बहुत ही आगे निकल गया। और किसी भी कंट्री के बारे में अगर वो कंट्री तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंडियंस के लिए अच्छा है कि उनके इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। इससे क्या होता है, उनकी जो पुअर पॉपुलेशन है वो भी ऊपर आएगी, मीडियम क्लास ज़्यादा होगी। और अच्छी बात है कि अगर लोग किसी कंट्री के खुश रहें, हम कुछ लोगों के बारे में तो कह सकते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन हम एज आ होल कंट्री किसी को बुरा नहीं कह सकते। और बंदे को उनके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। हम खुद अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारा अपना दिल करता है कि हमारा कंट्री तरक्की करे, यहाँ पे लोग खुश रहें। और क्या होता है, जो पॉवर्टी है वो कम हो, जो डेब्ट है वो ख़त्म हो, तो अच्छा ही सोचना चाहिए। तो इस सब अरसे के अंदर जो थी रियलिटी थी वो मुझे यूं ही नज़र आई कि इंडिया बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से आगे था। पाकिस्तान से वो स्पेस रेस के अंदर बहुत आगे था। अब मिलिट्री के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। वही अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ हमेशा देता था, जो पाकिस्तान को अब F-16 भी नहीं बेच रहा था इतना,
उसने इंडिया के अंदर अपना F-35 डिस्प्ले किया बेचने के लिए, जो उसके सबसे बेस्ट जहाज़ों में से एक है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को वो बेच सकता है। इंडिया का जो प्राइम था डिप्लोमेसी का, वो मैंने देखा 2022 के अंदर, जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई। यहाँ पर तो इंडिया ने 2 वर्ल्ड सुपर पावर्स के साथ खेला और बहुत अच्छा खेला है। मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट प्ले था उसका। इससे आगे मज़ीद भी मुझे उम्मीद है मुझे देखने को मिलेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने उसको सैंक्शन कर दिया, यूके ने, अमेरिका ने और कई कंट्रीज़ ने, कि रशिया अब अपना तेल नहीं बेच सकता उन कंट्रीज़ को। रशिया के तेल की प्राइस गिर गई तो इंडिया ने ख़रीदना शुरू कर दिया, और इंडिया वाहिद कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा ख़रीदा। कंपैरेटिवली तो यूरोप अभी भी ज़्यादा खरीदा, क्योंकि यूरोप ने सिर्फ आधा किया, कंप्लीट बैन नहीं किया पूरे 1 साल के बाद भी। इंडिया ने इतना नहीं ख़रीदा, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री जिसने अपनी जो पहले ख़रीदता ही नहीं था रशिया से या बहुत कम ख़रीदता था, उसने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, 10 गुना ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया। अब फिर इस तरह किया इंडिया ने कि इंडिया को शुरू में तो अमेरिका ने भी मना किया, उसने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बुरे, लेकिन इंडिया ने फिर भी ख़रीदा। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया ने वही ऑयल रिफ़ाइन किया और अमेरिका भी बेचना शुरू हो गया, तकरीबन 89,000 गैलन पर डे, और तकरीबन 1,70,000 गैलन पर डे यूरोप के अंदर भी बेचना शुरू हो गया। जिन्होंने रशिया का तेल बैन किया, इंडिया रिफ़ाइन करके उनको बेचना शुरू हो गया। यानी कि सही क्लाइमैक्स था, उसने रशिया को भी फ़ायदा दिया, अपना भी फ़ायदा उठाया, और बाद में अमेरिका और उनको भी बेच दिया। प्राइम टाइम था, पाकिस्तान बेचारे को तो रशिया ने तेल बेचा ही नहीं है। अभी भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को तेल मिल जाए, और उम्मीद है कि मिल जाएगा तेल। तो कई चीज़ें हैं जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें और इंडिया के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें जिनको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरी वीडियो उस बारे में नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ करूँ, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं और जब आप अपोजिट साइड के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक डिल्यूजन के अंदर डाल दिया जाता है, एक चीज़ फैंटेसी के अंदर डाल दिया जाता है कि हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आप जब पढ़ते हैं बाहर से भी फिर आपको अंदाज़ा होता है कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ इस बारे में वीडियो बनाना चाहता था। और ओके, ये वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। छोटी सी वीडियो थी लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हिस्ट्री पूरी बता दी शुरू से लेकर, और फ्यूचर भी इसमें सारा कुछ ही बता दिया कि हमारे पास अमेरिका था, लेकिन अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त होने के बावजूद कभी हमारे यहाँ दौरा नहीं किया। सही बात है, हमने भी इतना अर्सा हो गया नहीं देखा कि कोई हमारे पाकिस्तान में भी कोई ट्रंप, ना तो ट्रंप मैंने देखा है, ना बराक ओबामा देखा है, ना बाइडेन देखा, कभी नहीं आया। वो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है क्योंकि आतंकवाद, ज्यादा आतंकवादी इधर रखे हुए ना। तो जब उधर ओसामा ने जो अटैक किया था उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने शुरू हो गए थे। असल में वो पहले बहुत अच्छे चल रहे थे। नहीं, वो आतंकवादियों से डरते हैं क्योंकि आतंकवादियों और अमेरिका की बनती नहीं है। बात तो सीधी सीधी है भाई साहब, तभी वो हमारे यहाँ दौरा नहीं करते। तो इंडिया के भाई साहब रिलेशन अच्छे हैं, और इंडिया भाई साहब सिक्योरिटी के लिहाज से सेफ था, इसीलिए वो आते हैं उधर, खुले दिल से आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो सेफ नहीं रहते। सही बात है, सही बात है। इमरान खान के ऊपर उन्होंने हमला नहीं कर, इमरान खान के ऊपर इतने लाखों लोग थे, तब जो कि गोली चल गई, तो फिर इधर कोई बंदा सेफ हो सकता है? हमारे पिछले जितने भी हुक्मरान है भाई साहब उनकी ऐसी डेथ हुई है। बेनजीर के वाला केस देख लो, सारे हम कितने नहीं हुई, तकरीबन सारे भाई साहब हादसाती तौर पर उनकी डेथ हुई है। नहीं सारे नहीं, नहीं, ऐसे कैसे हादसाती हुई है? तो ये एक दो वाकये हुए हैं, ऐसा नहीं सारा नहीं हुआ। सारे भाई साहब ऐसे एक दो कैसे सारे वो मतलब जो बम के वो जहाज के ऊपर जो बम जिसके अंदर रख दिए थे वो भी हो गया, बेनजीर होगी बस, बाकी क्या कोई इतना नहीं, मैंने नहीं सुना भाई। तो बाकी अरे दूसरा भुट्टो को वो तो फांसी दी गई थी, वो अलग बात है। वो भी इंडिया में भाई साहब देख रहे हैं, इंदिरा गांधी को गोली मारी गई, दूसरे गांधी को गोली मारी गई, राजीव गांधी को, तो वहां पर भी सीन ऐसा ही है। वहां पर भी सेफ्टी नहीं है इतनी ज्यादा देखा जाए तो, लेकिन अभी जो हालात है वो पहले जैसे नहीं, वो दौर जो है वो चला गया। अभी इंडिया में भाई साहब मैंने आज से एक डेढ़ साल पहले देखा था एक मीटिंग, पूरी दुनिया से आए हुए थे लीडर, मेरे ख्याल में 100 से ऊपर कंट्री के लोग थे आए हुए, और इधर मेरे ख्याल में कोई मीटिंग थी या कोई शो था,
जिसमें वर्ल्ड इस तरह करके कोई था। तो वो मीटिंग थी, वहां पर आए थे इतने ज्यादा लोग पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से भी गए हुए थे। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा इवेंट और इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े इवेंट को सिक्योरिटी देना ये कोई बड़ा आसान काम नहीं। हालांकि देखा जाए तो आतंकवादी तो भाई साहब कोशिशें करते रहे होंगे कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है या जो भी ये सिनेरियो किया गया है इसको खराब किया जाए, लेकिन वो भाई अच्छे तरीके से हो गया। भाई मुझे भी उस बात की खुशी हुई कि एक तो इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट रखा और वो अच्छे तरीके से हो गया। मतलब मैनेजमेंट उनकी बहुत ज्यादा मैनेजमेंट अच्छी थी भाई साहब, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी को अच्छा सिक्योरिटी को बिल्कुल मैनेजमेंट किया। लेकिन जो हमें तारा कोई पढ़ाते रहे मुताला के अंदर वो तो बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट हिस्ट्री है। वो तो सिर्फ ना ये है कि हमें सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें पढ़ाई गई कि पाकिस्तान ऐसा है, अपने कांड को छुपाने के लिए अपने कांड को इस तरह बोले। वो 3 वारें सर बोल रहे थे हमने खेली है, लड़ी है, लेकिन तीनों हमने तो यही पढ़ा है, हमने जीती है भाई साहब। 1971 वाली कहते हैं हारे, 1900 वो सिर्फ उसकी वजह से। अच्छा वो हमें पता ही क्या पढ़ा, 65 वाली जीते हैं, 1971 वाली हारे हैं, और जो 1999 वाली कारगिल वाली है वो जी सीज फायर हो गई थी और वो भाई फौजें पीछे हटना पड़ी क्योंकि नवाज शरीफ ने उधर मुआहदा कर लिया था, जिसके वरना इधर बोलते हैं कि जंग जो है वो हम जीत वो बोलते हैं कि अगर नवाज शरीफ ना होता तो वैसा हमने कश्मीर पूरे का पूरा छा लेना था। हाँ। लेकिन इसकी वजह से हमने वो गुनवा दिया। नहीं मतलब क्या इतना करीब थे कि हम जीत चुके थे। झूठ ऐसा बोलते हैं कि जैसे बंदे को पता ही नहीं चला। यार 1971 वाला बोल रहे वो शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने हमारी फौज के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, गद्दारी की, इस तरह का चूरन हमें देते थे। और आज पता चल रहा है कि भाई साहब असल जाती तो उसके साथ की थी। सही बात है, यहाँ से हमारे लीडरों ने फौज के साथ मिलकर। तो ये भाई साहब कई बातें ऐसी हैं जो झूठ पढ़ाया गया भाई साहब। सही बात है, अगर अपने वो ना कुएं के डड्डू बन के रहेंगे तो भाई साहब वो सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। भाई हमने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। देख लो अमेरिकन जो तो ये इंडिया के खिलाफ या इंडिया को किस तरह बुरे लफ्जों से याद करते थे, इनको बुरा भला बोलते थे। आज देख लो इंडिया ने अपने वैल्यू बनाई है, अगर वो विजिट करते हैं उनके साथ वो फ्री ट्रेड कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनको भाई साहब तरजीह दे रहे। पाकिस्तान में क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान के काम ही भाई साहब असल में भाई साहब जो इमेज हमारा बना ना, बैड इमेज बना है, अच्छा इमेज नहीं बनाया। हमारे लोगों की इज्जत नहीं है, उन लोगों ने अपनी इज्जत कमाई है। देख लें एजुकेशन में इंडिया हमसे कई गुना आगे, IT में आगे भाई। और आज देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कंपनियों के CEO जो इतने सॉफ्टवेयर हैं उनके बड़े CEO कौन है? इंडियन है। भाई साहब उनके इंजीनियर देख लो, दुनिया की सबसे ऊंची जो है उन्होंने बना दी है पूरे कश्मीर के अंदर। वो इंजीनियरों ने कमाल ही किया है ना भाई साहब, है भी बहुत बड़ा वो अजूबा है किस्म का, अपने आप में ही बहुत बड़े शाहकार है। तो भाई साहब ये ना बातें ये है कि इंडिया ने अपनी वैल्यू खुद बना ली। तो ये हमारे लोगों ने सिर्फ ना पैसे मांगने पे ध्यान रखा है और इन्होंने अपने वैल्यू या इज्जत बनाने की सोची नहीं। इन्होंने कहा बस इधर से मांग लो, दूसरों की तरफ हाथ फैला के रखा है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई साहब हम भी जिंदा हैं, हम मेहनत करें, हम अपने कंट्री को ऊपर लेकर जाएं, ऊपर बढ़ाएं। तो वो नहीं आम सोचा। जनता का तो हाथ नहीं है तारक भाई, बड़े ऑफिसरों ने भाई साहब हमारा ये हाल कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम इसका भुगतान। तो भाई साहब लीडरशिप की वजह हालांकि से ताल्लुकात उनकी वजह से अमेरिका के साथ ठीक थे ना, अगर उस ताल्लुकात को वो सही लेकर चले जाए, वो पैसे जो मिलते थे जो पॉलिसियां उसको थी पाकिस्तान के ऊपर सही तरीके से लगाते तो भाई साहब पाकिस्तान एक वक्त था 1971 के अंदर ही 91 के अंदर पाकिस्तान पावर में था इंडिया से। हाँ 1980 में तगड़ा था, कितना था। हालांकि पब्लिक भी कम थे, उसकी पब्लिक भी ज्यादा होने के बावजूद आज देख लो वो कहाँ चला गया है। हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी उनसे, यही बात है ना। तो वो भी पता है कैसे थी, वो भैया डॉलर मिलते थे अमेरिका से, समझ लगी है। उस वक्त रशिया को तोड़ने के लिए 41 के 42 बिलियन तकरीबन उनसे मिल चुके हैं। 48 बिलियन उस वक्त से लेकर आज तक। तो 1 बिलियन आज 1 बिलियन के लिए हम जो है ना भीख मांग रहे हैं। अगर उस 48 बिलियन का सही तरीके से हमने लगाया होता ना,
इंडस्ट्री क्या, ज़राअत क्या, सब चीज़ों को लेकर भाई साहब हमारे हर फील्ड के अंदर इतनी तरक्की होनी थी। इंडिया भाई साहब कई गुना पीछे होना था पाकिस्तान से। सही बात है। ये सिर्फ अमेरिका ने जो भीख दी है या जो मदद की है, ये वो है। बाकी कंट्री भाई साहब वो जो पैसे निकले, एक तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में और दूसरा आतंकवाद को प्रमोट करने में लग गए। हाँ सही बात है। तो ये भाई साहब ना खराबी यही है कि ना कौम जो है ना, जो हमारे ऊपर लीडर बैठे हैं, पुलिसियत सही पूछे तो उनकी होती है। बाहर रिलेशन में भाई आम जनता ने तो बनाने नहीं होते, लीडरों ने बनाने होते हैं। हमारे लीडर वो जो है शायद खाकान अब्बासी, वो गए थे उनकी पैंट उतार दी की तलाशी लेने के लिए। ये वैल्यू है हमारी। तो यही तो बात है भाई साहब। तो भाई साहब वैल्यू आप खुद ही बनाइए अपने। हमारे लोगों ने, हमारी आर्मी ने पैसे लेकर आतंकवादी पैदा किया और आज हमें आतंकवादी के नाम से दुनिया जानती है। इंडिया ने नहीं ना ये किया, जानती हुई भैया। ऊपर से सबसे ज्यादा नुकसान किसने उठाया? पाकिस्तान ने खुद। आम जनता ने भाई, आम जनता को उठाते फर्क। इन बड़ों को तो फर्क पड़ने वाले, क्योंकि इनके खिलाफ तो बोलना नहीं था। जो बोले थे इनको भाई साहब ठोकेंगे। एक तो भाई साहब हिस्ट्री जो है वो गलत पढ़ाई जाती है, झूठ को कितना देर दबाया जा सकता है। ऊपर से तारक भाई शुरू ला से कश्मीर के इशू को लेकर हर पाकिस्तानी के ज़हन के अंदर ये डाल देते कि इंडियन जो है उसके साथ हमारे तल्लुकात ठीक हो ही नहीं सकते, वो हमारा दुश्मन है, काफिर है। इस तरह का ना हमारा ज़हन भर दिया जाता है गलत लफ्ज़ों से। सही बात है। जब एक छोटे बच्चे को यही पढ़ाएंगे वो तुम्हारा दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, तो उसके ज़हन में तो वही रहेगा। ये तो भाई मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये मीडिया का, चलो मीडिया से कुछ ये अच्छी चीजें सीखने को मिली है। तो भाई आज हमारा जो माइंड है वो कुछ चेंज तो हुआ कि भाई साहब जो हम इतने अरसे से पढ़ रहे थे, हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी वो सारी झूठी थी। तो चलो शुक्र है भाई साहब इस काबिल तो हो गए कि हम किसी से बात तो कर सकते। भाई साहब सच्चाई ये नहीं ये है। लेकिन जिसको पाकिस्तान के अंदर हम बोलते हैं ना भाई साहब, वो बोलते हैं कि आप इंडियन की जबान बोलना शुरू हो गए। सही आप बात। उसकी उनकी तारीफें करते रहते हैं, अपनों को बुरा भला बोलते रहते हैं। भाई साहब हम बोलते हैं जो हकीकत है वही उनको भी बताते हैं और आप लोगों को भी बताते, लेकिन आप हकीकत को जानना नहीं चाहते सही तरीके से। एक लड़का हकीकत क्या है? दूसरे गांव से एक लड़का आता है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। तो वो कश्मीर की बात छिड़ी तो मैंने उसको बताया भाई साहब कश्मीर के पे हमला किया था पाकिस्तान ने। कहता ला पाकिस्तान ने कश्मीर को आजाद करवाया था, इंडिया ने कब्जा कर लिया था। मैंने भाई कहा भाई साहब तुम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हो ना ये किताबों में ये वाले झूठ थे, इसको भूल जाओ, असली हिस्ट्री पढ़ो तुम्हें तब पता चलेगा। तो ये भाई साहब ना अभी जो है सच्चाई है आस्ता आस्ता सामने आ रही है। और इमरान खान का भला अब तो लोग भाई साहब खुलेआम जो चीजें हैं वो बोलना शुरू हो गए, लेकिन इमरान खान भी भाई साहब कई चीजें ऐसी हैं जो फेंकता ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये इंडिया की ना पॉलिसी रही है कि देख लें, वो सबसे जो बड़ी बात है उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत तगड़ी है। वो ये कि रशिया से भी तेल ले रहा है और रशिया का तेल अमेरिका को भी बेच रहा था। तो ये भाई साहब ये इतना आसान काम नहीं। सैंक्शन पाकिस्तान ने, वो जिस तरह गैस की बात हुई, पाकिस्तान पे सैंक्शन की वजह से वो गैस लेना बंद कर दिया। तो अमेरिका हमारा यार यूर कोई नहीं, ये बस पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और हमारे जो ऊपर लीडर बैठे हैं ये सिर्फ चंद पैसे लेके अपना जाती फायदा देखते हैं, कंट्री का कोई फायदा नहीं देखता। तो इंडिया सिर्फ इसलिए आ गया कि भाई साहब आपके जो लीडर हैं वो कंट्री का पहले रखते हैं, अपना फायदा तो वो देखते ही नहीं है, वो तो जीते ही कंट्री के लिए। तो हमारे लीडर तो भाई साहब अपनी कुर्सियों के लिए जीते हैं। इमरान खान कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेता, अगर शहबाज शरीफ आ जाए तो वो नहीं नाम लेता। अपने पैसों के लिए, अपने जजीरों के लिए जीते हैं भाई साहब, पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं जीता। पाकिस्तान तो उनके लिए भाड़ में जाए, उन्होंने जो जदादें बनानी है वो उन्होंने बना दी है। अब वो चले भी जाए तो भाई साहब उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।